हेलो स्प्रिंट। तो कैसे हैं आप सब। रिसेंटली न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर अनाउंस किए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, उनका बैकग्राउंड क्या है। हम बात करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन के बारे में, किस तरीके से आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्या फंक्शंस हैं, किस आर्टिकल्स के अंडर आता है। इससे पहले यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली ज्ञानेश कुमार को एज अ न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर अनाउंस किए गए हैं। ज्ञानेश कुमार एज अ न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर अनाउंस किए गए हैं। इनका स्पेसिफिकली रोल पहले भी रहा है इन द जम्मू एंड कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन में, राम टेम्पल ट्रस्ट में इन्होंने एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया गया है। तो ज्ञानेश कुमार है कौन। ही इज अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑन द फरवरी 18 2025 का लिए अपॉइंट किया गया है। राजीव कुमार एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनका टेन्योर रहेगा जनवरी 26 2029 तक इनका टेन्योर रहने वाला है। इसके साथ साथ देखें तो इनका की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा। ये 20 असेंबली के इलेक्शन कंडक्ट करेंगे। इनके टेन्योर के टाइम पे 20 असेंबली इलेक्शन होंगे। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी इनके टेन्योर के टाइम पे होंगे 2027 में। और 2029 के लोकसभा इलेक्शन के लिए ये प्रिपेयर करेंगे। तो दीज आर द थ्री मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज गोइंग टू बी फॉर द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इनके कैरियर के बारे में बात करते हैं तो ये 1988 के आईएएस ऑफिसर हैं ऑफ द केरला कैडर। रिटायर्ड सेक्रेटरी रहे हैं कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री से, जनवरी 2024 में ही रिटायर हुए हैं। फॉर्मली सर्व इन पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, इन्होंने तीनों मिनिस्ट्री में काम किया। मीन्स एक्सपीरियंस्ड पर्सन है जिसको ये बागडोर दी गई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। इनके मेजर रोल्स कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहे हैं। मेजर रोल्स में देखें तो इनका की मेजर रोल है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन इन द आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद जो इनका मेजर रोल रहा जम्मू एंड कश्मीर में। ये इन्वॉल्व रहे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ऑर्गेनाइजेशन में, उनको बनाने के लिए इनका बहुत बड़ा मेजर रोल रहा है एज एन आईएएस ऑफिसर। एमएससीएस अमेंडमेंट एक्ट 2023 में भी इनका एक बहुत बड़ा रोल था। तो दीज आर थ्री मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन्होंने इन्होंने कवर की। इसके साथ साथ इन्होंने अपने आईएएस के टेन्योर के दौरान बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो इनको इलेक्ट किया गया द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्ट किया जाता है। इसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी है जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी अनाउंस किया था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द लोकसभा ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के मिनिस्टर रहेंगे। मीन द यहाँ पे राहुल गांधी, बिकॉज द कांग्रेस इज द लार्जेस्ट अपोजिशन, यहाँ प्राइम मिनिस्टर इज नरेंद्र मोदी। एंड द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स में अमित शाह जी वॉज द इन द मीटिंग व्हेन दे आर सिलेक्टिंग द दिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर। So these are the three major personalities who are involved in the election of the chief election commissioner. इसके साथ साथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। यह एक परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो स्पेसिफिकली फोकस करता है इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये अपने डिसीजन खुद ले सकता है। आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन किया गया है। इनका प्राइमरी फंक्शन रहता है कंडक्टिंग द इलेक्शन और द पार्लियामेंट के इलेक्शन कंडक्ट कराना, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन कंडक्ट कराना, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट कराना। ये अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर कोई स्टेटमेंट आती है कि इलेक्शन कमीशन अर्बन लोकल बॉडी के नहीं कराता, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। तो आपको ये याद रखना होगा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है अर्बन लोकल बॉडी के, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इवन द म्यूनिसिपैलिटी पंचायत के इलेक्शन भी स्टेट इलेक्शन कमीशन ही कराता है, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये आपको याद रखना होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करते हैं रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक प्रोविजंस दिए गए हैं फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये डायरेक्ट करता है कंट्रोल एंड प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स के बारे में। नो वन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल्स के बारे में। 326 यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बारे में, वोटिंग राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन अबव द 18 ईयर्स के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है 326 आपके लिए। पार्लियामेंट टू मेक लॉ रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर की बात करता है। एम्पावर करता है, प्रोविजन करता है रिलेटेड टू द इलेक्शन विद इन द स्टेट्स के बारे में। जुडिशियल इंटरफेरेंस इन द इलेक्टोरल मैटर्स में। तो आर्टिकल 326 एंड 329 आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वन इज अबाउट द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज एंड सेकंड इज अबाउट द जुडिशियल इंटरफेरेंस इन द इलेक्टोरल मैटर्स। तो दीज आर्टिकल आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं तो इस तरीके के आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं। अगर आप स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सारे के सारे आर्टिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं किस आर्टिकल में क्या आता है। इसके साथ साथ अगर हम फंक्शन एंड जुडिक्शन देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या फंक्शन है और क्या जुडिक्शन है। इनका एक मेजरली एडवाइजरी रोल रहता है इन प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑन द मैटर रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर एमपी को हमें डिस्क्वालीफाई करना है
तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक एडवाइजरी रोल रहता है टू द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिफेक्शन के टाइम पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल होता है स्पेसिफिकली इन द करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस। अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पाया जाता है कि इन्होंने करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस यूज करे हैं, तो उस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है। इनका कोजाई जुडिशियल रोल भी है, डिस्क्वालीफाई करता है कैंडिडेट फॉर फेलिंग सबमिट इलेक्शन एक्सपेंसेस अकाउंट्स एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। कि कोई भी डिस्प्यूट रहा है, इलेक्शन एक्सपेंसेस ज़्यादा किए हैं, उसके केस में भी ये एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। और पार्टी के सिंबल के लिए भी स्पेसिफिकली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे आपने देखा होगा शिवसेना को दो पार्टी में डिवाइड किया गया, अलग अलग सिंबल अलॉट किए गए। एनसीपी को अलग अलग पार्टी में डिवाइड किया गया, उनके लिए अलग सिंबल अलॉट किए गए। तो इनका एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। इसके बाद देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रोल कहाँ कहाँ पे है। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होता है, वोटर रजिस्ट्रेशन में होता है, अपडेटिंग और इलेक्टोरल रोल्स में होता है, शेड्यूलिंग और इलेक्शन डेट्स में होता है। एडहेरेंस टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन के तुरंत अनाउंस होने के बाद लगा दिया जाता है और टिल इलेक्शन रिजल्ट तक रहता है। एंड मॉनिटर्स द पॉलिटिकल कैंपेन एक्सपेंडिचर, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है पॉलिटिकली, तो ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंट्रोल करता है। तो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। एडवाइजरी रोल है, कोदाई जुडिशियल रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी है। इसके साथ अगर हम आते हैं तो कंपोजिशन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कंपोजिशन क्या क्या है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल कंपोजिशन की बात करते हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर में 1989 में ड्यू टू रिडक्शन द वोटिंग एज 21 से 18 कर दिया गया था। तो इसके साथ दो इलेक्शन कमीशन और होते हैं। मीन्स अभी जो स्ट्रक्चर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वन इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस टू इलेक्शन कमिश्नर। तो ये एक टोटल 3 मेंबर बॉडी है। इलेक्शन कमीशन इज अ टोटल 3 मेंबर बॉडी। अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द टू इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट सिलेक्शन बाय द प्राइम मिनिस्टर प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन प्लस सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर। दे सर्व फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मैक्सिमम 6 ईयर तक इनका टर्म्स होता है एंड टिल द एज ऑफ 65। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 6 ईयर्स तक इनका टर्म है मैक्सिमम एंड टिल द एज ऑफ 65 विच एवर इज मैक्सिमम। इनका रिमूवल प्रोसेस स्पेसिफिकली होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव विद द लाइक सुप्रीम कोर्ट जज को जिस तरीके से रिमूव किया जाता है उसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जाता है। स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है इन द बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट फॉर द रिमूवल ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसके साथ अगर हम देखते हैं लास्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया, जैसे इलेक्शन कमीशन हमेशा न्यूज में रहा है, इस ईयर बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा, अपॉइंटमेंट हुए हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस पे क्वेश्चन मार्क किए गए हैं, न्यू इलेक्शन कमीशन अपॉइंट हो गया आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से पहले, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन का रोल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपके प्रीलिम्स एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन ये पूछा गया था इन द यूपीएससी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज a 5 member body, wrong, it is a 3 member body. The election commission decide the election schedule for the conduct of both general election and the by election. यस राइट है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड इलेक्शन सिंबल फॉर द न्यूली रजिस्टर्ड पार्टी। ये भी हमने पढ़ा कि ये रजिस्टर्ड पार्टी को सिंबल प्रोवाइड करा था। दिस ऑल्सो वी हैव डन इन द वीडियो। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सो द क्वेश्चन इज अबाउट विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, द आंसर विल बी ए हियर, वन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आपके साथ साथ और इंपॉर्टेंट हो जाता है इलेक्शन कमीशन में आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1950 एंड 1951 पे आप फोकस करें, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे फोकस करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे फोकस करें, आपके प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। तो आप मुझे बताइए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब स्टार्ट होता है किसी भी इलेक्शन प्रोसेस के लिए और कब खत्म होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस तरीके के वीडियो जानने के लिए जुड़े रहिए एडुकेमी के साथ। मैं देवेंद्र सैनी इस तरीके के वीडियो लेके आता रहता हूँ। थैंक यू एवरीवन।